हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरआरबी नर्सिंग एमसीक्यू डे 2। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम फोकस्ड एमसीक्यू स्पेशली फॉर आरआरबी स्टाफ नर्स एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अपनी स्पीड टेस्ट करो, एक्यूरेसी इंप्रूव करो और आरआरबी क्रैक करने के लिए रेडी हो जाओ। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the correct maintenance infusion dose of IV unfractioned heparin used to prevent further pulmonary embolism? So here are the option: 40 units per kg per hour, 18 units per kg per hour, 28 units per kg per hour, and last option is 38 unit per kg per hour. So here the correct answer is option B, that is 18 unit per kg per hour. Pulmonary embolism के मैनेजमेंट में IV अनफ्रैक्शन हेपरिन दिया जाता है ताकि फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। यूजुअली पहले बोलस डोज दिया जाता है अराउंड 80 यूनिट पर केजी और उसके बाद हम मेंटेनेंस इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। और जो मेंटेनेंस इन्फ्यूजन है उसकी डोज होती है 18 यूनिट्स पर केजी पर आवर। इस डोज को बाद में एपीटीटी लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है ताकि पेशेंट थेरेप्यूटिक रेंज में ही रहे। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मंडे फीवर इज कॉमनली सीन इन वर्कर ऑफ अ विच इंडस्ट्री? So here are the option: mining industry, textile industry, cement industry, and last option is the shipyard industry. So here the correct answer is option B, that is the textile industry. मंडे फीवर को विस्नोसिस भी कहते हैं। ये डिजीज मेनली कॉटन डस्ट के एक्सपोजर की वजह से होती है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉमन है। इसीलिए ये कंडीशन ज़्यादातर टेक्सटाइल वर्कर में देखी जाती है। इसको मंडे फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वर्कर्स को सिम्टम जैसे चेस्ट टाइटनेस, ब्रेथलेसनेस मंडे को ज़्यादा फील होते हैं, स्पेशली वीकेंड के बाद जब वापस वो काम करना शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, that is a Montauk's test, is considered positive when the diameter of induration measures. So here are the option: 1 to 3 mm, 4 to 6 mm, 7 to 9 mm, and last option is 10 mm or more. So here the correct answer is option D, that is 10 mm or more. दिस इज अ जनरल आंसर। मॉन्टॉक्स टेस्ट में हम रेडनेस नहीं, हार्ट स्वेलिंग मतलब इन ड्यूरेशन चेक करते हैं, उसको मेजर करते हैं आफ्टर 48 टू 72 आवर। नॉर्मली एग्जाम में अगर रिस्क कैटेगरी मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर होगा दैट इज 10 mm या उससे ज़्यादा। दिस इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव ट्यूबरकुलिन टेस्ट। So your next question is, in patient with ventricular fibrillation, that is VF, what is the treatment of choice? Here the option: administer the ADR, इसकी डोज है 0.1 mg per kg, and second defibrillation with 360 joule, and option C is synchronized cardioversion, and last option is administer anti-arrhythmic drug first. So here the correct answer is option B, that is a defibrillation with 360 joule. देखो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं करता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन में हमें सबसे पहले क्या करना है? शॉक देना है पेशेंट को। ड्रग जैसे ADR बाद में दिए जा सकते हैं, लेकिन हमें फर्स्ट स्टेप हमारा एक ही है कि पेशेंट को हमने शॉक डिलीवर करना है। और याद रखो कि VF में हम सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन नहीं देते। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेप्यूटिक इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइजॉक्सिन? So here are the option: positive dromotropic effect, negative inotropic effect, positive chronotropic effect, and B option is a negative dromotropic effect, positive inotropic effect, negative chronotropic effect. C option is a positive dromotropic effect, positive inotropic effect, and positive chronotropic effect, and last option is a negative inotropic effect, positive chronotropic effect, positive dromotropic effect. So here the correct answer is option B, that is a negative dromotropic effect, positive inotropic effect, negative chronotropic effect. डाइजॉक्सिन एक कार्डिक ग्लाइकोसाइड है जो हार्ट पर 3 मेन इफेक्ट करता है। फर्स्ट, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग होना, मतलब ब्लड पंपिंग इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, इसमें क्या होगा? हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। एंड थर्ड इज नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, AV नोड के थ्रू कंडक्शन स्लो होता है। सो ये कॉम्बिनेशन हार्ट फेलियर और एट्रियल फिब्रिलेशन में हेल्पफुल होता है। इसे याद रखने के लिए याद रखो, डाइजॉक्सिन इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पंप, स्लो बीट plus slow conduction. So your next question is, immediately after
CABG, that is coronary artery bypass graft surgery. Which of the following intervention is the priority? So here are the option: ambulation and daily ECG, B, clear liquid diet and ambulation, C, monitoring vital sign, cardiac rhythm and pulse oximetry, and last option is daily ECG, vital sign and ambulation. So here the correct answer is option C, that is monitoring the vital, cardiac rhythm and pulse oximetry. CABG के फर्स्ट पोस्ट सर्जरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट काम क्या है कि पेशेंट की हीमोडायनेमिकली स्टेबिलिटी चेक करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, जैसे कि पेशेंट का बीपी देख लिया, हार्ट रेट देख लिया, कार्डियक रिदम, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये सब वाइटल और कार्डियक रिदम मॉनिटरिंग के थ्रू होता है। Next question is, which of the following is a chelating iron regulating agent? So here are the option: activated charcoal, desferoxamine, and calcium gluconate, and last one is the aluminium hydroxide. So here the correct answer is option B, that is desferoxamine. आयरन ओवरडोज या आयरन टॉक्सिसिटी में desferoxamine यूज होता है। ये एक आयरन चिलेटिंग एजेंट है, मतलब ब्लड में एक्सेस आयरन से बाइंड करके बॉडी से निकालता है, यूजुअली यूरिन के थ्रू। एक्टिवेटेड चारकोल, ये इसको हम पॉइजनिंग के केस में यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास ये कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया, ये हाइपोकैल्शियमिया में यूज़ होता है। एंड लास्ट वन इज द एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड है। सो आयरन ओवरलोड में हम एक ही चीज़ देते हैं, दैट इज द desferoxamine, which is a chelator. Your next question is, during the assessment of a new patient, which finding would most strongly suggest acute blood loss anemia? So here are the option: easy fatigue on exhaustion, exhaustional dyspnea, resting tachycardia with postural hypertension, and last option is a gradual onset weakness. So here the correct answer is option C, that is a resting tachycardia with postural hypotension. एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया में सडनली ब्लड लूज करती है। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सर्कुलेटरी चेंजेस, जैसे इस ऑप्शन में दिया है रेस्टिंग टैकीकार्डिया और पोस्टरल हाइपोटेंशन। अब जो बाकी बचे फटीग और एग्जॉशन डिस्निया, ये यूजुअली क्रॉनिक अनीमिया में ज़्यादा कॉमन होते हैं। Your next question is, when caring for a patient with platelet count of 23,000 per mmQ, which action should the nurse prioritize? Request an order for an anticoagulant, protect the patient from injury, encourage the patient to drink plenty of fluid, administer medication as needed. So here the correct answer is option B, that is protect the patient from injury. देखो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 0.5 लाख टू 4.5 लाख। मतलब अगर मैं बात करूँ 1,50,000 to 4,50,000 पर mmQ। सो यहाँ पे क्या बोला है कि कितना है हमारे प्लेटलेट, 23,000, ठीक है, विच इज़ अ सीवियरली लो एंड इट इज़ दिस इज इंडिकेटिंग अ हाई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। सो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी क्या है, टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग एंड इंजरी। सो हमने पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द फॉल, ठीक है, इंजेक्शन कम से कम देने हैं, और हमने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करे, ठीक है, ट्रॉमा को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रेशर ऑन पोप्लेटियल स्पेस can lead to which of the following complication? Pulmonary embolism, air embolism, pulmonary edema, and last option is a deep vein thrombosis. So here the correct answer is option D, that is a deep vein thrombosis, DVT. Popliteal space में pressure या injury की वजह से deep vein में clot बन जाता है, so उसी को हम DVT कहते हैं। Next question is, before performing an IV pyelogram IVP with radiopaque contrast dye, which assessment is most essential? So here are the option: baseline peripheral pulse rate, B, history of intake and output, C, history of iodine allergy, D, measurement of height and weight. So here the correct answer is option C, that is a history of iodine allergy. IVP में iodine based contrast डाई यूज़ होती है। अगर पेशेंट को आयोडीन एलर्जी है या सेल्फिश एलर्जी हो तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन पेशेंट विद रीनल फेलियर व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली प्रोटीन इनटेक? सो ऑप्शंस आर 40 to 60 ग्राम पर डे, B 60 to 80 ग्राम पर डे, C 20 to 40 ग्राम पर डे, D 80 to 100 ग्राम। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 40 to 60 ग्राम पर डे। रीनल फेलियर में किडनी फंक्शन रिड्यूस होता है। अगर हम पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो किडनी पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, तो बेस्ट प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेंगे, इसीलिए मॉडरेट प्रोटीन इंटेक रिकमेंडेड होता है, दैट इज़ 40 to 60 ग्राम पर डे। अगर हम टू लो प्रोटीन देंगे पेशेंट को तो पेशेंट को मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, अगर टू हाई प्रोटीन देंगे पेशेंट को तो यूरीमिया और किडनी स्ट्रेस हो सकता है। Now the next question is, during hemodialysis excessive removal of sodium from the blood,
may lead to which complication? Chopstick sign, cardiac dysarrhythmia, muscle cramp, increased temperature. आंसर इज ऑप्शन सी, मसल क्रैम्प। हेमोडायलिसिस में अगर ब्लड से सोडियम ज़्यादा रिमूव हो जाए तो बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। सबसे कॉमन साइन होता है मसल क्रैम्प, स्पेशली लेग्स में। और कार्डियक अरिथमिया भी पॉसिबल है, लेकिन सोडियम लॉस का डायरेक्ट इफेक्ट क्रैम्प्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिक ट्रायड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट proteinuria, hypoalbuminia, edema, weight loss. So here the correct answer is weight loss. Next question is kidney transplantation between two individuals of a same species but with different genetic makeup is classified as a what type of the graft? Allograft, isograft, xenograft, synergic graft. So here the correct answer is option A, that is a allograft. इसमें क्या है, डोनर और रेसिपिएंट सेम स्पीसीज के होते हैं लेकिन जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मोस्ट कॉमन हमने क्या किया, ह्यूमन का ही क्या लिया, किडनी लिया। सेकंड आ जाता है हमारे पास ये आइसोग्राफ्ट। ये क्या होता है, इसमें क्या है कि आइसोग्राफ्ट का मतलब होता है डोनर और रेसिपिएंट जेनेटिकली आइडेंटिकल है। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिकल ट्विंस। सी जीनोग्राफ्ट का मतलब हो गया डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिग स्किन ले रहे हैं हम अपने ऊपर। एंड लास्ट इज द सिनर्जिक ग्राफ्ट। ठीक है, इसमें क्या है कि सेम एज आइसोग्राफ्ट, जेनेटिकली आइडेंटिकल। नेक्स्ट इज हाइपोफंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रियरली इन्वॉल्विंग द पोस्टीरियर लोब इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? ऑप्शंस ग्रेव्स डिजीज, कशिंग डिजीज, Froehlich syndrome, Lewy syndrome. So here the correct answer is option B, that is a Cushing disease. Anterior pituitary hypersecretion leads to excess ACTH secretion. ठीक है, अगर मान लो ज़्यादा क्या हो जाता है, एक्सेस में ACTH हो जाता है, तब एड्रेनल कॉर्टेक्स ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करेगा, जिसका क्या रिजल्ट होगा, कशिंग डिजीज। ठीक है, जिसमें पेशेंट का क्या होगा, मून फेस होगा, ट्रंकल ओबेसिटी होगी, बुफेलो हम्प होगा, हाइपरटेंशन होगी पेशेंट को। और बाकी ये जो बच्चे ग्रेव्स डिजीज, ये हमारा थायराइड हाइपर फंक्शन है। और फ्रॉचलिच सिंड्रोम, ठीक है, इसमें पेशेंट को ओबेसिटी प्लस हाइपोगोनेडिज्म होता है, बहुत ही रेयर कंडीशन है। Which of the following is the drug of choice for the treatment of hypothyroidism? Propylthiouracil, methimazole, levothyroxine sodium, and option D is both A and B. So here the correct answer is option C, that is a levothyroxine sodium. देखो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हार्मोन रिप्लेसमेंट। तो कौन सा हार्मोन देते हैं हम इसमें, लेवोथायरोक्सिन सोडियम, विच इज़ अ सिंथेटिक T4 हार्मोन। इट इज़ अ फर्स्ट लाइन थेरेपी। और जो बाकी ये जो बचे प्रोपाइलथियोयूरेसिल एंड मिथिमाजोल, ये एंटी थायराइड ड्रग है, मतलब इसको हाइपरथायराइडिज्म के केस में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सोपैथैलेमस, दैट इज द प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, इज अ कैरेक्टरिस्टिक clinical feature of which of the following condition? Graves disease, Cushing disease, myxedema, cretinism. So here the correct answer is option A, that is a Graves disease. Exophthalmos का मतलब क्या है, आई बल्ज आउट होना, और ये यूजुअली थायराइड हाइपर फंक्शन मतलब हाइपरथायराइडिज्म में देखते हैं। ग्रेव डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्सोपैथैलेमस। और जो हमारा कशिंग डिजीज है, इसमें क्या होता है, कॉर्टिसोल एक्सेस में हो जाता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एंड लास्ट बाकी जो ये मिक्सेडिमा एंड क्रिटिनिज्म है, ये हाइपोथायराइड फीचर है। इसमें पेशेंट का पफी फेस होगा, स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन इसमें पेशेंट को कोई आई प्रोट्रूजन नहीं होती है। मून फेस एसोसिएटेड विद सेंट्रल एस ओबेसिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? आई जस्ट होप कि अब तो आपके पास इसका आंसर होगा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया। तो बताओ कि मून फेस और सेंट्रल ओबेसिटी कौन सी कंडीशन में होती है? सो हियर आर द ऑप्शन एडिसन डिजीज, कशिंग सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, that is a Cushing syndrome. Due to the excess cortisol secretion, usually from anterior pituitary, जिसमें क्या होगा, KCTH का लेवल इंक्रीज कर जाएगा। तो बस क्लासिक साइन में पेशेंट को मून फेस होगा, दैट इज अ राउंड एंड पफी फेस, सेंट्रल ओबेसिटी इज देयर, मीन्स फैट अराउंड द ट्रंक, थिन आर्म एंड लेग्स, एंड बुफेलो हम्प होगा, इजी ब्रूजिंग हो जाएगी पेशेंट को, हाइपरटेंशन होगी। लेकिन जो दूसरा हमारा एडिसन डिजीज है, इसमें क्या होगा, कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा, लो बीपी होगी, हाइपर पिगमेंटेशन होगी। कशिंग से से याद रख लो आप, कॉर्टिसोल एक्सेस में होना। सो योर लास्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम ऑफ द एडिसन डिजीज एक्सेप्ट। अभी हमने एडिसन डिजीज को भी डिस्कस कर दिया। सो हियर आर द ऑप्शन,
So here are the options, that is weight gain, bronze hyperpigmentation of the face and neck, cramping and abdominal pain, and last option is the postural hypotension. So here the correct answer is option A, weight gain. एडिसन डिजीज में क्या होता है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी, मतलब लो कॉर्टिसोल और लो एल्डोस्टेरॉन होगा। तो इसमें कॉमन सिम्टम ये होते हैं, ब्रॉन्ज हाइपरपिगमेंटेशन ऑफ फेस एंड नेक, क्रैम्पिंग एंड एब्डोमिनल पेन, पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो रहेगा, ऑन स्टैंडिंग, फटीग होगी पेशेंट को, वेट लॉस, सॉल्ट क्रेविंग होगी। Weight gain is not a feature. In fact, patient usually lose their weight. So that's why the correct answer is option A, that is a weight gain. So that's it for RRB Nursing MCQ Day 2. I hope you found these questions and explanation helpful for your exam preparation. Remember, practice is the key. Attempt, revise, and understand the concept. If you like this video, hit the like button, subscribe for more nursing MCQ, and share it with your friend who are preparing for RRB or other competitive exam like NORCET, HPSSC. So comment below which topic you want me to cover next. I will make it just for you. Keep revising, stay confident, and I will see you in the next session. Bye bye.